तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं आज जीएनसीटीडी। ये जीएनसीटीडी क्या है? जीएनसीटीडी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो भारत का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उससे संबंधित जो कानून है उसमें संशोधन विधेयक लाया गया था लोकसभा में और ये पास हो गया है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट की सहमति भी इसको मिल गई है और ये 28 मार्च को लागू हो गया है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो मान्यता थी उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, आइए अब इसको समझते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कानून को लेकर के घमासान भी मचा हुआ है। दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कानून का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की जो भी शक्तियां थीं वो छीन ली हैं केंद्र सरकार ने। साथ ही साथ देश के कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो पहले हमें कानून को समझना पड़ेगा और फिर ये समझते हैं कि इसका विरोध सही है या गलत है। ध्यान रहे करंट अफेयर के स्तर पे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में। और यहाँ पे मैं एक स्पेशल फोकस आपको दे रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में। तो जो यूपीएसआई का पेपर होने जा रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी आखिर होती क्या है, ये संघ शासित प्रदेश आखिर होते क्या है। तो संघ शासित प्रदेश का मतलब है एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा स्टेट जो कि यूनियन के अंतर्गत ना आता हो। व्हाट इज यूनियन? तो पार्ट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट नंबर 1 का आर्टिकल नंबर 1 हमें यह बताता है कि व्हाट इज यूनियन, संघ की परिभाषा क्या होती है। तो इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते रहे हैं मुझसे वो अच्छी तरीके से यूनियन के बारे में जानते होंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी किसे कहेंगे, संघ शासित प्रदेश किसे कहेंगे? तो संघ शासित प्रदेश का अर्थ है एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राज्य जो यूनियन के अंदर ना हो, यूनियन के बाहर हो। जैसे अंडमान निकोबार, जैसे लक्षद्वीप, जैसे दादरा नगर एंड हवेली। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में कुछ स्पेशल स्टेट्स को भी डाला जाता है, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पौंडीचेरी। तो ये यूनियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासन क्या उसी तरीके से किया जाता है जैसे राज्यों का प्रशासन किया जाता है? नो। यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट नंबर 8 की व्यवस्था है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट नंबर 8 को ध्यान से पढ़ें तो आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 241 तक यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भारत के संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। अब इसमें जो आर्टिकल नंबर 239 है वो हमको क्या बताता है? वो हमको ये बताता है कि जो भी यूनियन टेरिटरी होगी, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब ही हुआ कि अ टेरिटरी विच इज रूल्ड बाय यूनियन। एंड हु इज द हेड ऑफ द यूनियन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ शासित प्रदेश क्या है? संघ शासित प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसका शासन संघ के द्वारा किया जाता हो। और संघ का मुखिया कौन है? भारत का राष्ट्रपति। इट इज क्लियरली डिफाइंड इन द आर्टिकल 239A। बट यहां पे एक अमेंडमेंट आता है जो एक सब क्लॉज को जोड़ता है, 239 सब क्लॉज ए।
और 239 सब क्लॉज ए में यह बात बताई जाती है कि पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश द लेजिस्लेचर इन द यूनियन टेरिटरीज। यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, यदि भारत की संसद को ऐसा लगता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होनी चाहिए, किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका होनी चाहिए, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेचर होना चाहिए, तो जी हां, लेजिस्लेचर को वहां पे इस्टेब्लिश किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 239 सब क्लॉज ए। और इसी सब क्लॉज ए में यह भी बताया गया है कि जब भी वहां पे लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, विधायिका को वहां पे बनाया जाएगा, तो ये शक्ति केवल संसद की होगी, ऐसा केवल संसद कर सकती है। इसके बाद में 239 सब क्लॉज ए, इसी का एक और अमेंडमेंट है 239 सब क्लॉज डबल ए बोल सकते हैं, 239 सब क्लॉज ए बोल सकते हैं। और इस सब क्लॉज को कब जोड़ा गया? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में जोड़ा गया। तो यहां से कहानी शुरू होती है दिल्ली की। तो व्हाट इज दिल्ली? आज की जो दिल्ली आपको नजर आती है, ये दिल्ली क्या है? तो इस दिल्ली से संबंधित जो आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए वो है 239 सब क्लॉज ए या 239 सब क्लॉज डबल ए। और ये अमेंडमेंट कब आता है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में आता है, 69वें संविधान संशोधन के रूप में आता है सन 1991 में। और यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो थी उसके बारे में कहा गया कि अब दिल्ली को क्या कहा जाएगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये जो दिल्ली एनसीआर कहलाता है, व्हाट इज एनसीआर? नेशनल कैपिटल रेसिडेंट। तो ये जो दिल्ली एनसीआर है, इसको नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कब घोषित किया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 में। और यहां पर लेजिस्लेचर की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन यहां पर यह भी बताया जाता है कि दिल्ली के प्रशासन का जो मुखिया होगा उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। जैसे राज्यों में जो विधायिका का हेड है, जो लेजिस्लेचर का प्रधान है, उसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। लेकिन केवल 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी में भी क्या गवर्नर कहेंगे? नो, यहां पे कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस तरीके से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट आती है 1991 में, और दिल्ली सरकार की यहां पर स्थापना करी जाती है। तो दिल्ली से रिलेटेड आपको आर्टिकल कौन से याद रखना चाहिए? 239 डबल ए। अब आज का विवाद क्या है? आज का विवाद ये है कि ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें दिल्ली को जीएनसी-टीडी बनाया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसमें बनाया गया, इसमें एक संशोधन किया गया, इसी कानून में एक संशोधन किया गया। और वो संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र सरकार का ऐसा मानना था कि दिल्ली सरकार का दखल दिल्ली के प्रशासन में बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, दिल्ली के अंदर तीनों सेनाओं के मुख्यालय हैं, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे मोनूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा दुनिया के तीसरे चौथे सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी है दिल्ली। तो इसलिए दिल्ली की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार पर तो नहीं छोड़ी जा सकती। यही रीजन है कि दिल्ली सरकार के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं और ज्यादातर जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस। तो स्टेट लिस्ट के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं दिल्ली के जो कि सेंटर हैंडल करता है। तो पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि दिल्ली की सरकार के हाथों को और ज्यादा बांध दिया जाना चाहिए, वहां के लेजिस्लेचर को और ज्यादा टिपिकल कर दिया जाना चाहिए, जिससे दिल्ली की संप्रभुता पे, दिल्ली की सोबर्निटी पे, दिल्ली की सुरक्षा पे और दिल्ली की सेंसिटिविटी पे कोई प्रभाव ना पड़े। बस इसी बात को लेकर के विवाद है। अगर दिल्ली की सरकार इतनी ही खराब है, अगर दिल्ली का प्रशासन
इतना ही खराब है तो वहां से लेजिस्लेचर को भंग कर दीजिए, बात खत्म। जैसे बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रशासन होता है वैसे दिल्ली में भी करिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। दिल्ली में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़, 20 मिलियन की आबादी है दिल्ली में, और 20 मिलियन की आबादी को आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट। तो इसलिए कहीं ना कहीं मजबूरी है कि दिल्ली में सरकार को रखना चाहिए। तो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ, हालांकि अब ये लागू भी हो चुका है 28 मार्च को, तो इसके कुछ मेजर फीचर्स आइए देखते हैं जिनको लेकर के डिस्प्यूट है। तो इसमें जो पहला जो मेजर फीचर है वो ये कहता है कि दिल्ली सरकार जब भी कोई डिसीजन लेगी अब, तो उस डिसीजन में जहां कहीं भी सरकार शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल से होगा। गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट टर्म इज यूज्ड शैल रिसेंबल द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट मींस दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन अब गवर्नमेंट मींस क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसको समझिए, कानून की भाषा में इसको समझने की कोशिश करिए। कानून की भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली सरकार शब्द ही खत्म हो गया और अब दिल्ली के नाम पर कौन है दिल्ली में, उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल सर्वशक्तिमान है और पिछले कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में लगातार डिस्प्यूट्स बने रहते हैं और इन डिस्प्यूट्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया ये कह के कि सरकार का कोई औचित्य नहीं है, सर्वे सर्वा कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। तो क्या ये बात किसी भी सरकार को अच्छी लगेगी? नो। तो ये तो पहला डिस्प्यूटेड प्रोविजन हो गया। दूसरा डिस्प्यूटेड प्रोविजन जो हो गया है उसमें यह कहा गया है कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन जिन चीजों का होता है, प्रतिदिन का प्रशासन जिन चीजों पर होता है, उसमें भी दिल्ली के अधिकार अब खत्म कर दिए गए हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ये डिसाइड करेंगे कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो इसमें डिस्प्यूटेड पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट अगर दिल्ली की विधानसभा में कोई भी बिल पास कराती है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अगर वो इस बिल को डिसएग्री करते हैं तो वो बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये व्यवस्था अभी तक कहाँ लागू थी? ये व्यवस्था अभी तक केवल स्टेट्स में लागू थी। यदि राज्य सरकार कोई विधेयक विधानसभा में पास कराए और गवर्नर उस पर एग्री ना करे तो स्टेट गवर्नर को तो रिकंसिडरेशन की पावर नहीं होती है, लेकिन गवर्नर किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये पावर अब दिल्ली में किसको दे दी गई है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है। हालांकि ये पावर यूनियन टेरिटरीज में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक हो गया कि फिर अगर ये सारी चीजें आपको करनी है तो आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। दिल्ली को फिर आपने यूनियन टेरिटरी बनाया ही क्यों हुआ है? आप उसको सीधे सीधे स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगर स्टेट डिक्लेयर कर देंगे तो दिल्ली का भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन दिल्ली को स्टेट डिक्लेयर ना करने का सीधा सा रीजन क्या है? दिल्ली की सुरक्षा और दिल्ली की जो स्पेशल ऑटोनॉमी है वो। इसके बाद जो एक और यहाँ पर डिस्प्यूटेड प्रोविजन इस एक्ट में लाता है वो ये है कि दिल्ली की सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी, कोई भी एक्शन अगर लेगी तो वो एक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर ही लिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार कोई भी कार्यवाही करती है, कोई भी एक्शन लेती है तो राष्ट्रपति के नाम पर, राज्य सरकार करती है तो राज्यपाल के नाम पर। तो अब दिल्ली में भी अगर सरकार कोई भी एक्शन लेगी तो अभी तक वहां पे दिल्ली सरकार का जिक्र आता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं आएगा, अब वहां पे उपराज्यपाल का जिक्र आएगा। तो ये 4 मेजर डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे जिनको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है। हालांकि अब इस विवाद का कुछ होना नहीं है क्योंकि कानून बन चुका है। और यहाँ पे फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि अभी पिछले सेशन में प्रधानमंत्री जी ने ही ये बात पार्लियामेंट के अंदर कही थी कि संसद के फैसलों का सड़क पे विरोध करना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। अब संसद में अगर बहुमत है सरकार का, वो भी प्रचंड बहुमत है, तो सरकार संसद में कुछ नहीं कर सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस मामले में कुछ भी नहीं है। हाँ, बस जो बिल है वो बिल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार है वो यहाँ पे काफी हद तक अब
खत्म कर दिए गए हैं या सीमित कर दिए गए हैं, और ये सारी पावर सब लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई हैं। तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2021। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए। तो ये दिल्ली से रिलेटेड पूरा डिस्प्यूट मैंने आपको समझा दिया। अगर इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप उसको कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए, वो डाउट दूर किया जाएगा। तो करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।